टोकरी उस औरत से दूर जाने लग जाती है। कुछ ही पल में टोकरी किश्नोई नदी की धारा के साथ बहने लग जाती है और पंचम गांव पार कर लेती है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। ब्रिजेश्वर अपने नौकर बल्लू के साथ सुबह सुबह सैर पर निकला था। ब्रिजेश्वर कोई और नहीं बल्कि दिलीप के पिता का नाम था। ब्रिजेश्वर ने धोती कुर्ता पहन कर रखा हुआ था। बल्लू के बाल अभी सफेद नहीं हुए थे। वो अभी हट्टा कट्टा जवान था। उसकी उम्र करीब 40 होगी। हर रोज की तरह ब्रिजेश्वर अपने वफादार नौकर बल्लू के साथ बंगला मुड़ा घाट के किश्नोई नदी के किनारे सैर पर आया था। ब्रिजेश्वर और बल्लू दोनों ही बातें करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे। ब्रिजेश्वर बल्लू से बात करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये गांव के मर्दों को हुआ क्या है? इनकी बुद्धि क्या भैंस चढ़ने गई है? कितनी बार बोला है अमावस्या की रात किश्नोई नदी के पास ना जाएं। वो यक्षिणी वहां पर घूमती है, फिर भी चले जाते हैं। उस यक्षिणी की हवस का शिकार बनने मरते खुद है और दोष मुझे देते हैं कि मुखिया जी आप कुछ करते नहीं। अब मैं भला क्या करूं? सदियों से उस यक्षिणी का कोई कुछ नहीं कर पाया है और जिसने भी कुछ करने का सोचा है वो भगवान को प्यारा हुआ है। उसने हिंदुस्तानियों को तो छोड़ो, अंग्रेजों को भी अपनी हवस का शिकार बनाया था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये अंग्रेज यक्षिणी के डर से ही भारत छोड़कर भागे हैं। बल्लू ब्रिजेश्वर के पीछे चलते हुए कहता है, गांव के मर्दों को ना कुछ नहीं हुआ है मालिक, बस सारे मर्दों की ना लंगोट ढीली हो गई है, इसलिए रह रहकर अमावस्या की रात किश्नोई नदी के पास चले जाते हैं। इनकी जिंदगी में तो कुछ रखा नहीं होता, जिंदगी जीने की उम्मीद खो बैठते हैं, इसलिए मरने के लिए यक्षिणी के पास चले जाते हैं ताकि मरने से पहले कम से कम संभोग तो नसीब हो जाए। ढीली लंगोट वाले मर्दों के लिए संभोग ही स्वर्ग होता है। उनके लिए स्वर्ग का रास्ता संभोग से ही होकर जाता है। इन जैसे मर्दों की लंगोट स्त्रियों की कमर देखकर ही खुल जाती है, फिर वो तो यक्षिणी है। उसके साथ संभोग करके मरना भी कई ढीली लंगोट वाले मर्दों के लिए सपना ही है। ब्रिजेश्वर पलट कर कहता है, नहीं बल्लू, मर्दों की लंगोट इतनी ढीली भी नहीं होती जो यूं ही खुल जाए। सबको अपनी जान प्यारी है। ये सब ना उस यक्षिणी का ही किया धरा है। वही अमावस्या की रात ऐसे जाल बिछाती है, ऐसा काला जादू करती है कि कोई ना कोई मर्द उसके चंगुल में फंसी जाता है। तभी तो वो सदियों से मर्दों को अपनी हवस का शिकार बना रही है। एक अमावस्या ऐसी नहीं बीती होगी जब उसने किसी मर्द को अपना शिकार नहीं बनाया होगा। वो अपने यौवन रूप में ब्रह्मचारी मर्दों तक को फंसा लेती है। बल्लू अपने भवें ऊपर करते हुए कहता है, मालिक, सुना है वो यक्षिणी बहुत ही सुंदर है। एक डायन होकर स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर लगती है वो। बहुत चर्चे सुनता आ रहा हूँ मैं उसके यौवन बदन के। उसके नितंब तक आते हैं लंबे बाल, कोमल होंठ, मादक कमर, उसके बदन के हर एक अंग में जादू है। इतनी खूबसूरत है वो। बल्लू ठहरते हुए ब्रिजेश्वर से पूछता है, मालिक, क्या आपने कभी उस यक्षिणी को देखा है? ब्रिजेश्वर बल्लू पर चिढ़ते हुए कहता है, तू मूर्ख है क्या बल्लू? उस यक्षिणी को देखना मतलब अपनी मौत को देखना। आज तक जिसने भी उसे देखा है कोई जिंदा नहीं बचा है। और तू भी ना अपनी लंगोट कस ले, कुछ ज्यादा ही ढीली हो रही है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर तेरी लंगोट ढीली हुई समझ लेना तेरी 13 भी हुई। बल्लू पलटकर कुछ नहीं कहता है। ब्रिजेश्वर अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, चल अब जल्दी से स्नान कर ले, पूजा का वक्त हो रहा है, देरी नहीं होनी चाहिए। बल्लू हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मालिक। ब्रिजेश्वर और बल्लू दोनों ही नहाने के लिए किश्नोई नदी में उतर जाते हैं। किश्नोई नदी में इस वक्त कमर तक पानी था। बहाव ज्यादा तेज नहीं था, इसलिए वो आसानी से नदी में स्नान कर पा रहे थे। बल्लू भले ही ब्रिजेश्वर का नौकर था, पर ब्रिजेश्वर ने बल्लू को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा था। यही कारण था कि बल्लू कभी सपने में भी ब्रिजेश्वर को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता था। ब्रिजेश्वर जो भी करने को कहता था, बल्लू बिना सही गलत के बारे में सोचे उसके आदेश का पालन करता था। ब्रिजेश्वर और बल्लू दोनों ही किश्नोई नदी में स्नान कर रहे थे। ब्रिजेश्वर हमेशा की तरह सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए नदी में डुबकियां लगा रहा था। अभी उसने 2 डुबकियां लगाई ही थी और तीसरी लगाकर उसने अपना सिर पानी के ऊपर निकाला ही था कि उसके सिर से एक टोकरी आकर टकरा जाती है। नदी के बहाव के साथ वो टोकरी आगे बहती उससे पहले ही ब्रिजेश्वर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने लग जाता है। ब्रिजेश्वर उस टोकरी को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे ये क्या है? इतना कहकर ब्रिजेश्वर उस टोकरी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जब ब्रिजेश्वर उस टोकरी के अंदर झांकता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उस टोकरी के अंदर वही बच्चा था जिसे रात में पंचम गांव की उस औरत ने किश्नोई नदी में बहाया था। वो बच्चा ब्रिजेश्वर को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। बल्लू भी उस बच्चे को देखकर दंग रह जाता है। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कहाँ से आ सकता था। ब्रिजेश्वर हैरानी के साथ कहता है, ये बच्चा इस टोकरी में कैसे? बल्लू अपने हाथ से इशारा करते हुए कुछ घबराते हुए कहता है, मालिक, टोकरी तो उस तरफ से बहते हुए आ रही है और उस तरफ तो वो गांव। इतना कहकर बल्लू खुद चुप हो जाता है, जैसे उसे किसी बात का डर हो। ब्रिजेश्वर बच्चे को लेकर नदी में से बाहर निकलने लग जाता है।
उसी वक्त बल्लू उसे टोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, इसे अपने साथ ले जाना ठीक नहीं। ब्रिजेश्वर बल्लू पर गुस्सा करते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या बल्लू? हम कैसे इस मासूम बच्चे को यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? जरा एक बार इसकी तरफ देख, कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी, कितना सुंदर है ये। जब ब्रिजेश्वर के कहने पर बल्लू बच्चे की तरफ देखता है तो उसका भी मन उस बच्चे को अपनी गोद में लेने का होने लग जाता है। वो बच्चा था ही इतना सुंदर कि हर कोई उसे एक बार अपनी गोद में लेना चाहे। बच्चे की आंखों में वो ताकत थी कि हर कोई उसकी तरफ मोहित हो जाए। वो बच्चा उन दोनों को देखकर ही मुस्कुरा। बल्लू उसे अपनी गोद में ले ही रहा था कि तभी उसे उस बच्चे के हाथ की कलाई पर जो पानी की बूंद वाला निशान था वो दिख जाता है। उस निशान को देखकर बल्लू को कुछ अजीब लगने लग जाता है और वो बच्चे को अपनी गोदी में उठाने का ख्याल बदल देता है। बल्लू अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, मालिक, इस बच्चे के हाथ पर यह निशान। बल्लू अपनी बात पूरी करता है इससे पहले ही ब्रिजेश्वर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बस बल्लू, मुझे ना कुछ नहीं सुनना है। तू क्या मेरे हाथों से पाप कराना चाहता है? अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो ऊपर जाकर मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा? बल्लू हिचकिचाते हुए कहता है, पर मालिक, आप जानते हैं ना ये बच्चा उस तरफ से। ब्रिजेश्वर बल्लू को फिर एक बार टोकते हुए कहता है, बल्लू, तू ना अपना मुंह बंद ही रख, मुझे कुछ नहीं जानना, समझा? मैं बस इतना जानता हूँ कि ये बच्चा मुझे मिला है और इसकी जवाबदारी मेरे ऊपर है। हमें इसके माँ बाप के बारे में पता करना होगा और जब तक इसके माँ बाप का पता नहीं चल जाता ये मेरे साथ रहेगा। सुन बल्लू, जा और इसके माँ बाप के बारे में पता कर ये बच्चा कहाँ से बहकर आया है और किसने इसे बहाया है, समझा? बल्लू का मन तो कर रहा था वो ब्रिजेश्वर को फिर से मना करने की कोशिश करे, पर वो जानता था ब्रिजेश्वर अपना फैसला सुना चुका था और उसका फैसला पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए बल्लू ब्रिजेश्वर के आदेश का पालन करते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है और कुछ नहीं कहता है। ब्रिजेश्वर उस बच्चे को अपने सीने से लगाता है और उसे प्यार से दुलारते हुए बल्लू के साथ वहां से ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी जिसकी हर इमारत चमक रही थी जैसे अभी अभी उसे बनाया गया हो। ग्रेवयार्ड कोठी के सामने एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें कई सारे रंग के अलग अलग नस्ल के फूल लगे हुए थे जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास मनमोहक खुशबू छाई हुई थी। ग्रेवयार्ड कोठी बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत सुंदर लग रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी कोठी की तरह नहीं बल्कि एक घर की तरह लग रही थी और एक मकान को घर कोई और नहीं बल्कि एक स्त्री बनाती है और ग्रेवयार्ड कोठी को घर बनाने वाली स्त्री कोई और नहीं बल्कि वैजयंती थी जो कि ब्रिजेश्वर की पत्नी थी। वैजयंती एक सर्वगुण संपन्न स्त्री थी जो अपने पति को अपने भगवान और अपने बच्चे दिलीप को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इस वक्त दिलीप की उम्र करीब 7 साल की थी। वो अभी भी उतना ही चालाक और घमंडी था जितना वो बड़े होकर होने वाला था। ग्रेवयार्ड कोठी का माहौल खुशनुमा था। डर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वो तो इतनी अद्भुत थी ना चाहे। इस वक्त वैजयंती चावल बिन रही थी और उसके पास ही दिलीप था जो कि अकेला खेलने में मगन था। उसके हाथ में एक बॉल थी और उसे हवा में उचकाते हुए कैच पकड़कर खेले जा रहा था। वैजयंती बड़े प्यार से दिलीप से कहती है, दीपू बेटा, कितनी बार बोला है मैंने तुमसे, घर में नहीं खेला करते, बाहर जाकर खेलो। वैजयंती दिलीप को प्यार से दीपू कहती थी। दिलीप बॉल हवा में उठाते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे यहीं पर खेलना है। तो मेरे साथ खेलती नहीं तो फिर बाहर जाकर मैं किसके साथ खेलूंगा? मैं तो यहीं पर खेलूंगा। वैजयंती कहती है, तू न दीपू बड़ा जिद्दी हो गया है, तुझे अब मार नहीं पड़ती ना इस वजह से। वैजयंती दिलीप से बात ही कर रही थी कि तभी वहां पर ब्रिजेश्वर और बल्लू आ जाते हैं। ब्रिजेश्वर ने अपनी गोद में उसी बच्चे को पकड़ा हुआ था जो उसे नदी में मिला था। जब वैजयंती की नजर उस बच्चे पर पड़ती है तो वो दंग रह जाती है। एक पल के लिए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगने लग जाता है जैसे ब्रिजेश्वर की गोद में बच्चा उसकी सौतन का हो। वैजयंती ब्रिजेश्वर को हैरानी के साथ देखते हुए कहती है, दिलीप के पापा, ये बच्चा? वैजयंती इसके आगे कुछ कहती है उससे पहले ही ब्रिजेश्वर खुद बोल पड़ता है, वैजयंती, ये बच्चा मुझे किश्नोई नदी के पास। ये कहते हुए ब्रिजेश्वर खुद ही पूरी दास्तां सुना देता है कि वो बच्चा उसे कैसे मिला था। ब्रिजेश्वर अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, जब तक इसके माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता ये हमारे साथ ही रहेगा। वैजयंती ब्रिजेश्वर की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं दिलीप के पापा, आज से ये हमारे घर का ही एक सदस्य है। जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक मैं इसका उसी तरह ख्याल रखूंगी जैसे मैंने अपने बेटे दीपू का रखा है। वैजयंती दिलीप की तरफ देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहती है, लो दिलीप, तुम्हें खेलने के लिए कोई चाहिए था ना, ये लो, तुम्हारा छोटा भाई आ गया, अब इसके साथ खूब खेलना।
दिलीप उस छोटे से बच्चे को देखकर मुंह बनाने लग जाता है। उसे वैजयंती की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जब वैजयंती उस बच्चे का चेहरा देखती है तो वो भी अपने आप को उसे गोद में लेने से रोक नहीं पाती है। जब वैजयंती उस बच्चे को गोद में ले रही होती है तो देखती है कि उस बच्चे ने अपने हाथ में एक काला पेन पकड़ा हुआ था। वो काला पेन हूबहू वैसा ही पेन था जैसा उस काले साए ने युग को दिया था। इसी तरह के दिखने वाले पेन से युग ने लेखक बाबू की कहानी लिखी थी। वैजयंती हिचकिचाते हुए कहती है, दिलीप के पापा, इसके हाथ में तो आपका पेन है। ब्रिजेश्वर कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं वैजयंती, जब आ रहे थे ना तो रास्ते में कब इसने मेरे कुर्ते की जेब में से मेरा पेन निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी नजर इस पर पड़ी मैंने इसके पास अपना पेन देखा। इसके हाथ से अपना पेन लेने लगा तो ये ऐसे रोने लगा कि पूछो मत, वापस ले ही नहीं पाया। वैजयंती हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं दिलीप के पापा, देखने से तो ये बच्चा करीब 9-10 दिन का लगता है और इसने आपके कुर्ते की जेब से पेन निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और आपको वापस भी नहीं लेने दिया। इसके कोमल हाथों की इतनी तेज पकड़ है। ब्रिजेश्वर हामी भरते हुए कहता है, पकड़ नहीं आवाज वैजयंती, तुम एक बार इसके हाथ से पेन लेने की कोशिश करके तो देखो, तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। जैसे ही ब्रिजेश्वर ये बात बोलता है वैजयंती अगले ही पल अपने हाथ आगे बढ़ाती है और एक ही झटके में वो पेन उस बच्चे के हाथ से छीन लेती है। जैसे ही वैजयंती उस बच्चे के हाथ से पेन छीनती है वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है। पूरी ग्रेवयार्ड कोठी उस बच्चे के रोने की आवाज से गुंजायमान हो जाती है। जानकी उस बच्चे के रोने की आवाजें सुन नहीं पाती है और वो उस बच्चे के हाथ में वापस से पेन थमा देती है। पेन थमाते ही वो बच्चा एकदम चुप हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ब्रिजेश्वर हंसते हुए कहता है, अब पता चला कि मैं इतने छोटे से बच्चे के हाथ से पेन क्यों नहीं ले पाया। वैजयंती मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ चल गया पता, पर आप अपने पेन की सोचिए दिलीप के पापा, मुझे नहीं लगता ये बच्चा आपको आपका पेन आज वापस करने वाला है। ब्रिजेश्वर उस बच्चे को एकटक नजर से देखते हुए प्यार से कहता है, मैं तो चाहता हूँ ये जिंदगी भर मुझे ये पेन वापस ना करे, हमेशा अपने पास ही रखे मेरी तरह। वैजयंती हैरानी के साथ कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं दिलीप के पापा, ये पेन तो आपका सबसे पसंदीदा पेन है ना, आप तो इसे किसी को छूने तक नहीं देते। पिछली बार मेरे दिलीप ने इससे जरा सा खेल क्या लिया था, आपने उसका गाल सुझा दिया था और आप इतने से छोटे से बच्चे को यूं ही अपना पेन दे रहे हैं। ब्रिजेश्वर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वैजयंती, क्योंकि चीजें उसी को मिलनी चाहिए जो उसका हकदार हो। तुम्हारा ये लाडला दिलीप 7 साल का हो गया है पर इसे पेन ढंग से पकड़ना भी नहीं आता है। वैजयंती ब्रिजेश्वर की बात से एकदम सहमत थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। ब्रिजेश्वर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, कहते हैं बच्चों के बचपन से उनकी रुचि से ही पता चल जाता है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, और मुझे तो इस छोटे से बच्चे की आंखों में अभी से इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। देखना, इसे किताबें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होगा। बड़े होकर या तो ये कोई कवि बनेगा या बड़ा सा लेखक। कवि बने ना बने पर लेखक जरूर बनेगा और सब इसे लेखक बाबू के नाम से पुकारेंगे। इसको देखकर कहेंगे, देखो लेखक बाबू आ गए। सदियों से है